हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बेस्ट सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सजीव डैशवर्क का मॉडल पेपर 9 और मॉडल पेपर 9 का सेक्शन सी करने जा रहे हैं। सेक्शन सी के अंदर अपने को टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 मार्क्स वाले, और वो 4 क्वेश्चन भी ऑप्शन के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन के अंदर 3-3 मार्क्स के। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20 टर्म। ये बोला गया भी अपने पास एक एपी है, उसकी एपी का 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है, और ये भी दे रखा है भी उसकी जो फर्स्ट टर्म है ना वो 10 है। तो अपने को फाइंड क्या करनी है? 20 टर्म इसकी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सम दे रखे ना अपने को, सम ऑफ 14 टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन क्या होता है भाई? सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी टर्म्स दे रखी है ना उसका सम होता है एस एन। अब एस एन की जगह पे कितना दे रखा है, इसमें पहले वैल्यू लिख लो। एस एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? एस एन इज इक्वल टू 1050, और एन की जगह पे लिख लो S14। एन दे रखा है ना 14 टर्म्स है, ये देखो 14 टर्म्स, तो यहाँ पे लिख देंगे S14। S14 इज इक्वल टू 1050, और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। ए की वैल्यू दे रखी है 10, डी अपने फाइंड कर लेंगे इसके अंदर डी फाइंड कर लेंगे। जब अपने पास डी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी तो उससे अपने 20 टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इस सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? 1050 इज इक्वल टू n/2, एन कितना? 14, 14/2 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस n-1, एन कितना है? 14 है ना n, तो 14 - 1, और डी अपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये करने पे क्या आ गया? 7। तो आ गया 1050 अपॉन में 7, ये 7 मल्टीप्लाई में ना इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया 20 प्लस 14 में से 1 गया 13 डी, 14 में से 1 माइनस किया आ गया 13, 13 को डी से मल्टीप्लाई किया 13 डी आ गया। अब ये भी कटिंग करेंगे, कितना आ जाएगा? 150। इसको कटिंग करने पे क्या आ गया? 150, 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। तो 20 को जब इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 डी। तो 130 की किसके इक्वल आ गया? 13 डी के इक्वल आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी इज इक्वल टू 130 अपॉन में 13, कटिंग करने पे क्या आ गया? 10। डी इज इक्वल टू 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई अपने पास। तो अब उसके बाद क्या फाइंड करना है? 20 टर्म। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड 20 टर्म। ठीक है, अब A20 की वैल्यू क्या होती है? A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। A20 को कैसे फाइंड करते हैं अपने? जो भी अपने को टर्म फाइंड करनी होती है ना, उसमें A प्लस यहाँ पे जो D के साथ लिखेंगे एक नंबर कम करके लिख देंगे। जैसे 20 टर्म फाइंड करनी थी तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब A20 फाइंड करना है, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 10, और 19 मल्टीप्लाई D अपने फाइंड कर लिया था, D कितना आया था? 10 आया था, तो कितना आ गया? 10 प्लस 190 क्या आ गया? इज इक्वल टू 200। A20 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। A20 फाइंड करना था अपने को, 20 टर्म फाइंड करनी थी, 20 टर्म कितने आ गई? 200। ये क्या आ गया? अपना फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ये फाइनल आंसर ये रहा अपना। तो चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट में क्या पूछा गया है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24 21 18 डॉट 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 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अपने को एक एपी दे रखी है, इस एपी के अपने कितने टर्म्स लेंगे ताकि उसका सम कितना? 78 आ जाए। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सम पूछा ना तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया अपने। अब एस एन के अंदर देखो ए की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू 24, ए की वैल्यू क्या? 24। डी की वैल्यू 21 में से 24 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? -3। डी की वैल्यू क्या आ गई? -3। क्यों? क्योंकि दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं, तो 21 में से 24 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद एन अपने को फाइंड करना है, एन क्या करना है? फाइंड करना है। तो एन, हाँ एन अपने को नहीं दे रखा ना, एन तो इन्होंने पूछे भाई कितनी टर्म्स चाहिए, एन अपने को फाइंड करना है। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एस एन इज इक्वल टू 78। एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये देखो सम कितना दे रखा है? 78। तो इस सारी वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। एस एन की जगह पे लिख देंगे 78 इज इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? 24 प्लस
n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी है -3। अब ये -3 है ना, ये मल्टीप्लाई मेस के साथ है, ये अलग से नहीं है, -3 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, ये आ गया 48 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 3n, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, तो 156 इज इक्वल टू 48 और 3 कितना हो गया 48 और 3 51, और 51 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n आ जाएगा, 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब n को जब -3 से 3n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को अपने इधर ले आएंगे तो ये माइनस वाली प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, तो कैसे होगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, ये तो इधर लेफ्ट साइड में पड़ी थी ना इसलिए इसका साइन ही चेंज होगा। इन दोनों को अपने इन दोनों की क्या किया भी इनकी अपने साइड चेंज कर दी, राइट से लेफ्ट में लेके आए तो इनका साइन चेंज हो गया, और इधर क्या बचा 0, इधर क्या बच गया 0। अब ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अपने n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन सभी टर्म्स के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रही है, 3 से ये भी डिवाइड हो रही है, 3 से ये भी डिवाइड हो रही है, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 156 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसे अपने ये भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, ये मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0/3, और 0/3 किसके इक्वल होता है भी किसी भी नंबर 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, तो इसे लिखेंगे अपने n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे सोल्व करके अपने n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे n स्क्वायर, अब 79 के 2 फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 79 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 52n स्क्वायर आना चाहिए, 52n स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा इसके फैक्टर करूंगा 39 माइनस 4n, माइनस 39 और माइनस 4n, देखो इन दोनों को ऐड करके देखो तो माइनस का 79 बन गया, और जब माइनस 39 को माइनस 4n से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 52n स्क्वायर बन जाएगा, और इधर प्लस 52 इज इक्वल टू क्या गया 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा n, तो यहाँ पे बच गया n माइनस 13, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -4, तो ये भी बच गया n माइनस 13, बाहर माइनस का साइन है ना इसलिए प्लस वाला माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक तो ये वैल्यू आ गई और दूसरी आ गई n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। मींस कहने का मतलब क्या है भी अपने को इस 80 की या तो 13 टर्म्स लेनी पड़ेगी या 4 टर्म्स लेनी पड़ेगी। अगर 30 टर्म्स लेंगे इसकी तो भी इसका सम कितना आएगा 78, और अगर इसकी 4 टर्म्स लेंगे तो भी इसका सम कितना आएगा 48 ही आएगा। तो ये अपना इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2 -2 -2 1 एंड 5 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे अपने प्रूव करना है भी ये जो पॉइंट्स है ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ये अपने को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे देखो, अपने को जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स से अपने इसकी तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड की अपने डिस्टेंस निकालेंगे और फिर अपने उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे पाइथागोरस फॉर्मूले के अंदर भी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर उनके इक्वल हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा भी राइट एंगल ट्रायंगल के ये पॉइंट्स है सारे के सारे, ये सारे वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफली अपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक रफली राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रफली मैंने क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अभी इसके कोई भी अपने नाम दे लो, इसके मैंने नाम दे लिया, मान लो एबीसी नाम दे लिया, एबीसी एक नाम दे लिया, इसे मैंने मान लिया 2 - 2, इसे मान लिया बी को मान लिया -2 1 और सी को मान लिया 5 2, सी को मान लिया 5 2। अब ये जो अपने पास वर्टिसेस है ना, इससे ये नहीं है भी अपने पास जो एंगल है बी वही राइट एंगल ट्रायंगल है, हो सकता है ये वाला राइट एंगल निकल जाए, हो सकता है ये वाला निकल जाए। तो सबसे पहले अपने डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये देखेंगे कौन सी साइड हाइपोटेनस बन रही है, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस बन रही है। तो उसके बाद अपने इसके नाम है जो कंफर्म करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपने लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो या फिर एक काम करो, इसके नाम अभी अपने नेमिंग करेंगे नहीं, अभी इसकी अपने नेमिंग अभी तक करते नहीं है। ठीक है, इसकी नेमिंग नहीं करेंगे तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी।
इस साइड को मैंने मान लिया ए, इस साइड को मान लिया बी और इसको मान लिया मैंने सी। तो सबसे पहले ए की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब पहले अपने ये एक ए फाइंड करेंगे। ठीक है, ए की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू x2 की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी? -2 माइनस, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें y2 की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो a की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? -2 और -2 कितना होगा? -4 और -4 की स्क्वायर कितनी आ गई? 16 -4 स्क्वायर सीधा लिख लो एक बार, प्लस ये कितनी होगी? 3 स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 प्लस 9। अब -4 है ना, -4 कोई भी माइनस वाला नंबर हो या प्लस वाला नंबर हो, अगर आप उसकी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो 16 प्लस 9 कितना आ गया? 25। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर बंद है ना, तो a इज इक्वल टू √25, या फिर ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5। यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है ना वो कितनी आ गई? 5 यूनिट आ गई। a इज इक्वल टू 5 यूनिट आ गई। अब इसी प्रकार b की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। b, ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। b इज इक्वल टू, b के अंदर अपने कौन सा है? ये वाला, इसमें ये हो जाएगा x2, ये y2, x1 y1। तो b की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखेंगे 5 माइनस -2, 5 माइनस -2। देखो x1 हो गया, x2 हो गया, ये x1 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसकी जगह पे मैं सीधे लिख दूंगा 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद 2 - 1 होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 2 7, 7 स्क्वायर प्लस 2 में से 1 क्या? 1 स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू 49 + 1, 49 + 1। ठीक है, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई? √50। b की वैल्यू कितनी आ गई? √50। a की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई? √50 आ गई। अब इसी प्रकार c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो सेम ही फॉर्मूले से c इज इक्वल टू, अब ये जो वर्टिसेज है 5 2, अब इसे मान लेंगे अपने x2 और इसे मान लेंगे x1, x2 x1। तो 5 में से पहले क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 y1, 2 - -2, 2 -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे लिख दो 2 + 2 होल स्क्वायर, और इसे भी क्या करूंगा? स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दूंगा। तो 5 में से 2 के कितना बचा? 3 स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना होगा? 4 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 9 + 16। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 25 रूट के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5। अब a की वैल्यू भी 5 है, c की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी है? 50, √50 है। तो ये आ गया अपने पास 5, और b कितना आ गया था? √50, और c कितना आ गया? 5। ठीक है, अब इन तीनों में देखो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? वैल्यू कौन सी बड़ी है? √50। क्यों? अगर 5 की अपने स्क्वायर करेंगे तो ये कितना? 25 बन जाएगा। इसकी स्क्वायर करेंगे ये भी 25, लेकिन √50 की स्क्वायर करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। मींस ये वैल्यू सबसे बड़ी है इनमें, तो इससे मानेंगे अपने हाइपोटेन्यूस। इनमें से किसी भी एक को परपेंडिकुलर मान लेंगे और किसी भी एक को बेस मान लेंगे। तो अब ये जो अपने ट्रायंगल बनाया था ना, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की थोड़ी सी अपनी शेप चेंज कर देंगे। शेप किस प्रकार से चेंज करेंगे? देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसी के नीचे मैं बना देता हूं, इसी ट्रायंगल के मैं नीचे से फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इस प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। बी आ जाएगा √50, कितना आ गया? √50। ठीक है, और इसे मान लो 5, इसे मान लो 5, और इसे भी क्या मान लो? 5। ए बी सी, क्या आ गया? ए बी सी। और जो इसके वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस देखो, ठीक है, वर्टिसेस देखो भी, ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, हाइपोटेन्यूस के सामने ये वाली साइड, इसके वर्टिसेस कितने? देखो 2 - 2। तो ये रहा, यानी कि बी के जो वर्टिसेस आ जाएंगे एक्चुअल में कितने आएंगे? 2 - 2। अब इसके जो वर्टिसेस या पॉइंट्स मानेंगे वो कितना आ गया? 2 - 2। और इसी प्रकार से देखो ये बी था ना अपने पास, एक्चुअल में ये बी आया है। अब अगर बी से राइट साइड में जा रहे हैं तो बी से अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएंगे? 5 2, और इसके वर्टिसेस क्या आगे? 2 - इसके वर्टिसेस क्या आगे? ये रे -2 1। ठीक है,
इसके वर्टिसेज के आगे -2 1 आगे, ठीक है। ये सारे वर्टिसेज एक्चुअल में अब इस प्रकार से बन जाएंगे, लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं देना। ये चीज आप करो या ना करो, इससे आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे आपको। इस पे ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान देना इस चीज के ऊपर। तो अब अपने क्या करेंगे, टू प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा और प्रूव भी हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज किसे मानेंगे, √50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस बेस भी कितना है 5 स्क्वायर। अब √50 की स्क्वायर करेंगे कितना जाए, 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25, तो 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो इट दीज आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये अपने प्रूव कर दिया, तो ये क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। आप ये करके आना या ना करके आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप रफली एक डायग्राम बना लेना, बस उसी डायग्राम के बेस पे आप ये क्वेश्चन कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कर दोगे तो भी ठीक है, ना करोगे तो भी ठीक है, लेकिन ये करना आपको जरूरी है। तो चलिए बच्चे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट में क्या बोला गया है, देखो, प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB द मिड पॉइंट C ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेज OA एंड B। क्या बोला गया है, भी पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के फिर समझाता हूं इसमें क्या अपने को प्रूव करना है और क्या पूछा गया इसमें। मैंने क्या किया, भी एक अपने को y एक्सिस ड्रॉ कर ली और मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने से ये देखो, ये वाला क्या बन गया, इसको अपने मान लेंगे O, इसे मैंने मान लिया A और इसे मान लिया B, ABO या फिर AOB क्या बन गया अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल। यही बोला गया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गया, AOB। अब ये अपने पास क्या ओरिजिन है, ये अपने पास कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, और ये वाली कौन सी अपने पास, वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या गई, वाई एक्सिस, और ये वाली क्या अपने पास, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इतना आप क्लियर है। इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द राइट एंगल ट्रायंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल AOB अपने ड्रॉ कर दिया, AOB द मिड पॉइंट ऑफ C ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब C जो मिड पॉइंट है ना हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है इसे माना इन्होंने C, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है इसे मान लिया C, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेज OA एंड B। अब इसका जो मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो B पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, A पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है और O पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है। ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी ओरिजिन के ऊपर x और y की वैल्यू कितनी होती है, 0 0। मींस ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट है ना ये वाले, ये कितने हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ये हो गए 0 0। अब ये x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है, 0। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं AB, अगर मान लो मैंने ये AB पॉइंट मान लिए और AB पॉइंट्स के लिए, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और A की वैल्यू का आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6, जो आपके मन में है वो मान लेना। लेकिन मैं ये मानूंगा भी अगर आप इवन नंबर के अंदर लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब अपने डिस्टेंस निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं, जब भी मिड पॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू xy। ये होता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। b मींस अपने 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए अपने जो b की वैल्यू, इसमें a की वैल्यू मानेंगे ना, वो इवन नंबर के अंदर मान लेना, 2 4 6 8 कुछ भी मान लेना। मैं इसमें 2 मान लेता हूं, इसकी वैल्यू मैंने मान ली 2a, और b की वैल्यू x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है। अब इसी प्रकार से ये y एक्सिस है, y एक्सिस का अगर मैं ये पॉइंट मान लूं भी AB है मेरे पास, ये पॉइंट्स AB है, तो इसमें y एक्सिस पे a की वैल्यू क्या होगी, मींस x की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, और b की वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, 2 भी मान लिया। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, तो ये अपने मिड पॉइंट निकाला ना, मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इवन नंबर के अंदर मान लिया, 2 भी मान लिया। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या अपने पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से अपने प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले अपने C के पॉइंट्स निकालेंगे।
इस मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या करेंगे, सी के पॉइंट्स निकालेंगे। सी के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, देखो मैं इस प्रकार से करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं इधर लेता जाऊंगा। तो पहले x1 माइनस x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू क्या है 2a प्लस 0, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2a प्लस 0 अपॉन में 2, और इधर क्या लिखूंगा y1 प्लस y2 0 प्लस 2b, 0 प्लस 2b अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इससे भी मान लेते हैं ए बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएंगे ए बी, तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा ए बी, तो 2a प्लस 0 तो क्या हो गया 2a अपॉन में 2, क्या कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू a आ गई, यहाँ पे क्या आ गया a, और इसी प्रकार 2b अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई b, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए ए बी आ गए, ठीक है, मींस इसके जो पॉइंट्स है उसे अपने क्या मानेंगे ए बी, तो यहाँ पे क्या आ गया सी के पॉइंट्स जो आगे वो उसे अपने क्या मानेंगे ए बी, इसे थोड़ा सही करके लिख लो, सी के जो पॉइंट्स है ना इसे सी अंदर लिख लो, यहाँ पे क्या आ गया ए बी आ गया अपने पास, ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या आपका, यानी कि इसके जो सी के जो पॉइंट्स है ना उसे क्या मानेंगे ए बी, और बी के पॉइंट्स 0 2 भी थे और ए के पॉइंट्स क्या थे 2a b, अब इसे साफ कर दो, अब इसे साफ कर दो, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब ए के पॉइंट ये रहे, बी के पॉइंट ये रहे और सी के पॉइंट ये रहे, और ओ के पॉइंट ये रहे। अब अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव अब करना है भी ये जो सी पॉइंट्स है, ये जो सी पॉइंट्स है ए से भी सेम डिस्टेंस पे है और बी से भी सेम डिस्टेंस पे है और ओ से भी सेम डिस्टेंस पे है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं भी ए से सी की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ए से सी की डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू, ए सी के अंदर देखो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी a और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर ये मान लो भी x1 की वैल्यू 2a आ गई और x2 की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2a माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस b, यहां पे क्या आ जाएगा 0 माइनस b होल स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दूंगा, तो ac इज इक्वल टू 2a में से a माइनस करेंगे क्या आ गया a स्क्वायर, और 0 में से माइनस b गया, माइनस b माइनस करेंगे माइनस बी, यहाँ पे 0 में से माइनस बी प्लस करेंगे तो क्या आ गया माइनस का बी, और माइनस बी की स्क्वायर क्या होती है बी स्क्वायर, तो प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो AC की वैल्यू अपने पास क्या आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, ये अपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। और इसी प्रकार आप BC फाइंड करेंगे, BC इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यही चलेगा सभी के अंदर। BC कैसे फाइंड करेंगे, देखो 0 माइनस ए, क्या करेंगे 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर, 2b माइनस बी स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। अब 0 माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b से b माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, तो इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए की स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो AC और BC दोनों इक्वल आ गए ना। अब इसी प्रकार अपने को प्रूव करना है भी OC, ये डॉट डॉट वाली लाइन लगा देते हैं भी OC भी अपने पास क्या है सेम ही लेंथ पे है। अब OC फाइंड कर देंगे, OC इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम ही लगेगा। OC कैसे फाइंड करेंगे, देखो a माइनस 0 क्या आ जाएगा a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर, तो OC किसके इक्वल आ गया, a में से 0 माइनस करेंगे 0 आ गया, तो a ही बचा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, तो देखो AC की वैल्यू भी इक्वल आ गई, BC की वैल्यू भी सेम है और OC की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या लिख देंगे AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू OC, हेंस प्रूव्ड। देखो यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, C ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल डिस्टेंस, ये C पॉइंट है ना इक्वल डिस्टेंस है कहां से OA एंड B से, O से AC और B से, ये अपने प्रूव कर दिया भी तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस है, मींस सेम सेम इनकी लेंथ है, तो ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूरे का पूरा ये कंप्लीट है अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो द सर्कल ड्रॉन विद साइड AB ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट डायमीटर इंटरसेक्ट द हाइपोटेन्यूज AC at point P, prove that the tangent to the circle at point P intersect the side BC।
क्या बोला गया? अभी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से अपने एबी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉन कर दिया, एबी को डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉन कर दिया, और ये जो सर्कल है हाइपोटेन्यूज को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो सर्कल है हाइपोटेन्यूज को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपने को प्रूव करना है बी जो बीसी साइड है, बीसी साइड है, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल। तो अपने को ये प्रूव करना है भी पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रही है ना, अपने पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रही है वो साइड बीसी को बाइसेक्ट कर रही है। ये इंटरसेक्ट लिखा होगा ना, इसकी जगह बाइसेक्ट कर लेना, इंटरसेक्ट की जगह बाइसेक्ट कर लेना। क्या बोला गया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एबी को डायमीटर मानकर अपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और वो सर्कल है जो हाइपोटेन्यूज को पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पॉइंट पी से अपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी सर्कल के ऊपर, वो टेंजेंट साइड बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मींस ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है अपने को। कैसे प्रूव करेंगे देखो, पहले तो लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया अपने को? गिवन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी को क्या दे रखा है? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना अपने को। तो और अपने अब क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे अपने, ठीक है, ड्रॉ लाइन बीपी, ठीक है, ड्रॉ लाइन बीपी। अब अपने पास क्या कर दिया, एक लाइन अपने ड्रॉ कर दी जिसका नाम अपने दे दिया बीपी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अभी अपने पास ये दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है, और एक ये पूरा ट्रायंगल मान सकते हैं अपने, एक ये वाला ट्रायंगल है, चार ट्रायंगल है, चारों ट्रायंगल अपने यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो बी ए वाला, ए बी और ये सी, ए बी और ये सी, ये क्या अपने पास सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। हमेशा ये कितना 90 डिग्री का होता है। कैसे, थोड़ा सर मैं साइड में समझा रहा हूं। मान लो सेमी सर्कल है अपने पास, सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनाएंगे ना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो सेमी सर्कल के ऊपर, वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पे लिख देना एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या दोगे इसका? एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है, ये इसका रीजन दे देना आप। ये 90 डिग्री होगा, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इससे अपने क्या लिख देंगे? एंगल बीपीसी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या दे दिया? एंगल बीपीसी प्लस एंगल पी, ये दोनों एंगल मिला के कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री के। रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल बीपीसी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बीपीसी भी कितना हो गया अपने पास? 90 डिग्री का हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपने अभी तक क्या किया? भी इन दोनों एंगल्स को प्रूव किया, भी ये दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। कैसे प्रूव किया था? क्योंकि ये वाला एंगल क्या था? सेमी सर्कल के ऊपर बना हुआ था, सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये भी क्या बन गया? 90 डिग्री का बन गया। अब इसके अंदर अपने को एक काम करना है, इन एक एंगल 1 ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, ये चार एंगल है, इन चारों एंगल्स के नाम दे लेंगे अपने। एंगल 1 इसे बोलो एंगल 2, इसे बोल लेंगे एंगल 3 और इसे बोल लेंगे एंगल 4। इन चारों एंगल्स को मैंने क्या दिया? नाम दे दिया, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान देना, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मान लो मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया। अब क्यू पॉइंट से देखो ये कि अपने पास टेंजेंट है ना, क्यू पी क्या आ गई? टेंजेंट। और इसी प्रकार क्यू बी भी क्या आ गई? क्यू बी भी अपने पास टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा साइड में क्या लेंथ में क्या होती है? इक्वल होती है। तो मिस क्यू पी इज इक्वल टू किसके बराबर है? क्यू बी। तो ये लिख लेना क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी। जो साइड क्यू पी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? क्यू बी के इक्वल हो जाएगी। किस लिए इक्वल होगी? टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन देना, तो क्या रीजन दोगे?
टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए क्यू पी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, क्यू बी के। अब देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बीपी क्यू की, इन ट्रायंगल बीपी क्यू, या फिर ये मान लो, चलो बीपी बीपी क्यू लिख लो, इन ट्रायंगल बीपी क्यू। अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल नंबर ये वाला बीपी क्यू। इस ट्रायंगल के अंदर ही अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा ये वाला, मींस एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल एपीबी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द सेम लेंथ, ऑफ द सेम लेंथ साइड्स, सेम लेंथ, ठीक है। ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे किसके, सेम लेंथ के हो जाएंगे। बी ओपी इज इक्वल टू क्या था, बी क्यू, क्या था, ओपी इज इक्वल टू क्यू बी, ओपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये दोनों की साइड लेंथ सेम है ना, अगर लेंथ सेम होती है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी कहते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपने 1 लिख के चलते हैं एक बार, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एक चीज और ध्यान देना, एंगल 2 और एंगल 3, ये अपने पास क्या था, राइट एंगल था ना, ये राइट एंगल था, और इसी के दो टुकड़े करके अपने एंगल 2 और एंगल 3 बना दिया, तो ये भी लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 90 डिग्री। ये अपने प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड, ये अपने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहां पे प्रूव किया था ना, देखो एंगल बीपीसी, इस एंगल का नाम क्या है, बीपीसी, और ये दोनों एंगल 2 और एंगल 3 को मिला के बनाए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, अपने एंगल 1 और एंगल 4 को निकालेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 को इधर लिख लेते हैं। अब क्या लेंगे, अपने बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी, इन ट्रायंगल बीपीसी, ठीक है। तो इसके अंदर एंगल बी या फिर एंगल 1 प्लस एंगल, इसे क्या देंगे, अपने बीपीसी मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या माना, एंगल 1 एंगल बीपीसी और एंगल 4, या फिर ऐसे करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 2 3 4, ये इन दोनों को मिला के एक ही एंगल बना हुआ है, तो एंगल तो 3 ही अपने पास, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिख दी, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही एंगल है, दोनों एक ही एंगल है, एक ही एंगल के दो पार्ट किए हुए हैं, तो इन सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। किस लिए होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये रीजन दे देना आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 को मिला के क्या कर देंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल 1 और एंगल 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इधर अपने क्या किया था, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 क्या किया था अपने, एंगल 2 और एंगल 3 क्या किया था, 90 डिग्री इधर ये मान लिया था, ठीक है। तो इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लेते हैं, इसे 3 मान लो, ठीक है। अब एक चीज अपने और करेंगे, देखो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करेंगे, देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, तो इससे अपने ये लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या इक्वल है ना, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 भी लिख सकता हूं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड, ये अपने प्रूव्ड कर चुके हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूं भी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल 1 को मैंने एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया था, तो एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसलिए दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसे मैं क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को अपने सबट्रैक्ट करेंगे आपस में, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 क्या थी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं ये माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने ना, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्यों, प्लस का एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस का, तो क्या आ गया, एंगल 3 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। एंगल 3 माइनस एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। या फिर ये मैं कह सकता हूं, अगर एंगल 4 को मैं राइट साइड में लेके चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5। क्या आ गया, एंगल 3 को मैंने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव हो गया, इसके इक्वल प्रूव हो गया। अगर एंगल इक्वल है तो इसके जो ऑपोजिट साइड है ना वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे अपने किया था ना भी, ये दोनों इनकी लेंथ इक्वल थी तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल थे। और उसी प्रकार से अगर ऑपोजिट, अगर अपने पास एंगल इक्वल होते हैं ना तो उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है। मींस एंगल 3 के इक्वल साइड क्यू सी और एंगल 4 के इक्वल क्यू पी, ये दोनों भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इससे अपने चलो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अपने, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से अपने को क्या मिलेगा, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू सी, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। इक्वेशन 5 से अपना क्या मिल गया, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू सी। इसका रीजन क्या दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, ठीक है, ये रीजन दे देना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो अपने पास ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो अब इक्वेशन नंबर, ये देखो एक ये था ना अपने पास, तो इससे चलो इक्वेशन नंबर, चलो 6 मान लो इसे इक्वेशन नंबर, ठीक है। वैसे तो सही कर लेना आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना, इससे 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मान लेना। चलो मेरे पास जगह नहीं बची तो मैंने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 6 मान लिया, ये सही कर लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 यहां पे आ गई थी क्या, ये 5 आ गई तो ये क्या हो गई थी 6 और ये क्या आ गई 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 से क्या आ जाएगा, देखो ओपी इज इक्वल टू क्यू बी, ओपी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 6, ओपी ओपी दोनों के अंदर कॉमन आ रही है ना, ओपी इज इक्वल टू क्यू बी, ये आ गया क्यू बी, ठीक है, और ये क्या आ गया क्यू सी। तो तीनों साइड क्या हो गया, अपने पास इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ऑल्सो बी क्यू या फिर क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था, भी क्यू बी किसके इक्वल प्रूव करनी थी, क्यू सी के इक्वल प्रूव करनी थी। तो यहां पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। काफी बड़ा क्वेश्चन चला गया ये, लेकिन कर लेना, अगर आपसे समझ में आए तो कर लेना इसे, ठीक है। अदरवाइज आपको ऑप्शन में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इजी मिलेगा इससे, पर ये अगर समझ लेना, फिर भी अगर आपके बड़ी क्लासों में काम ही आएगा। तो क्या आ गया, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू सी, यही अपने को प्रूव करना था और ये अपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टू टेंजेंट्स के आर एंड के एस आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट के, प्रूव दैट के आर इज इक्वल टू के एस। क्या बोला गया, भी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है उसका पॉइंट दे रखा है ए, सर्कल के सेंटर को माने इन्होंने ए। अब इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी, के आर और के एस, के आर और के एस, एक एक्सटर्नल पॉइंट के से, ये एक्सटर्नल पॉइंट के था, इससे अपने दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी। अब अपने को ये प्रूव करना है भी के आर की जो लेंथ है वो के एस की लेंथ के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव लिख लो, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, टू प्रूव के आर इज इक्वल टू के एस, ठीक है। लेंथ जो के आर की किसके इक्वल प्रूव करनी है, के एस के इक्वल करनी है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर ओ से
के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, अभी अपने पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे। ये ट्रायंगल नंबर 1 कौन सा, यहां से लेकर ये रहा एस ओ के, ये ट्रायंगल नंबर 1 हो गया। और दूसरा आर ओ के, दूसरा क्या बन गया आर ओ के, ये ट्रायंगल नंबर क्या हो गया 2 हो गया। दो ट्रायंगल बन गया अपने पास, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा एस ओ के, एस ओ के, एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा अपने पास आर ओ के, आर ओ के। इन ट्रायंगल एस ओ के और आर ओ के, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस ओ इज इक्वल टू आर ओ, एस ओ इज इक्वल टू आर ओ। किस लिए दोनों इक्वल, किस लिए, क्योंकि ये क्या रेडियस है, रेडियई ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है ना हमेशा इक्वल होती है, इसलिए ये दोनों रेडियस है इसकी, तो ये दोनों इक्वल होगी। और दूसरा क्या लिखेंगे, ओके इज इक्वल टू ओके, ओके इज इक्वल टू ओके, क्या कॉमन साइड, ये क्या कॉमन साइड आ गई। साथ में ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, क्यों, क्योंकि राइट एंगल है। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। किस लिए, किस लिए, क्योंकि टेंजेंट और जो रेडियस से मिलाने पे जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का होता है। एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड रेडियस ये परपेंडिकुलर इज जो, यानी कि एंगल होता है ना जो टेंजेंट और रेडियस को मिलाने पे बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब देखो तीन चीजें इक्वल होगी, तीन चीजें कौन सी, अपने को ये भी पता है बी वाली साइड होती है हाइपोटेनिस। ठीक है, ये साइड हाइपोटेनिस, ये क्या हो गया आरएचएस प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपने लिखेंगे सो, मैं बता रहा हूं आपको, सो ट्रायंगल एसओ के इज इक्वल टू, नहीं कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल आरओ के बाय आरएचएस, बाय आरएचएस प्रॉपर्टी। आरएचएस में क्या होता है अभी, राइट एंगल हाइपोटेनिस साइड। अब इसमें राइट एंगल कौन सा आ गया, ये वाला राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनिस ये वाला हाइपोटेनिस हो गया, और साइड ये वाली साइड होगी। तो तीनों प्रॉपर्टी अपने पास आ रही है। तो क्या हो गया अभी, ट्रायंगल एसओ के किसके इक्वल हो गया, आरओ के बाय आरएचएस। आरएचएस से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए ना। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के क्या होते हैं, ये वाले पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे हेंस के आर इज इक्वल टू के एस बाय सीपीसीटी। क्या लिख देंगे, के आर इज इक्वल टू के एस बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ये अपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट था, ये प्रूव हो गया अपना ये भी। तो चलिए बच्चों अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी चीज मोड मेन मोड या मिड इन में से जो भी चीज आपको फाइंड करनी है ना उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। अब मोड का फॉर्मूला क्या आता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है h। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है भी अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भी क्वेश्चन किस प्रकार का कैसे करना है। अब इसके अंदर मोड कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 25। तो इसे आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 25, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा भी अपने को सारी वैल्यू पता लग जाएगी। अब एल क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी है, क्लास इंटरवल की देखो 60। तो लिख ले, यहां पे लिख लो एल इज इक्वल टू 60। उसके बाद क्या चाहिए, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। f1 इज इक्वल टू 25। फिर f0 की वैल्यू कितनी है 20। उसके बाद f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और लास्ट में क्या है h की वैल्यू कितनी है देखो, h की वैल्यू कितनी देर की है, हाइट इनके बीच में डिफरेंस, हाइट कितनी है 5, हाइट कितनी है 5। अब इस सभी को अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एल कितना देखो 60 प्लस f1 माइनस f0। तो क्या करें 25 माइनस 20
अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 20 माइनस 10 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई क्या आ गया 5, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 60 प्लस 25 में से 20 माइनस किया कितना आ गया 5 अपॉन में ये हो गया 50 और 50 में से 30 माइनस कर देंगे, ये बन गया 50, 50 प्लस का है 30 माइनस का है, तो 50 में से 30 माइनस किया कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई में 5, तो 5 से ये कटिंग करेंगे आ गया 4 और 4 से ये कट करेंगे 1.25, 4 से कट करने पे क्या आ गया 1.25, तो मोड कितना आ गया 61.25, मोड कितना आ गया 61.25, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब इसके बाद इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे अपने, क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एन बाई एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई किससे करते हैं एच से। अब सबसे पहले क्या एल लोअर लिमिट, सबसे पहले अपने सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, इनको जोड़ते जाएंगे अपने, तो यहां पे लिख लो सी एफ, सी एफ 6 का 6 आ गया, 6 के अंदर 20 ऐड करेंगे 26, 26 के अंदर 44 ऐड करेंगे 70, 70 के अंदर 26 ऐड करेंगे 96, 96 के अंदर 3 ऐड किया 99 और 99 के अंदर 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 100 आ गया। 100 किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, ये जो 100 है ना 100 किसके इक्वल आ गया एन, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 100, यहां पे लिख लो चलो, तो एन इज इक्वल टू 100 चाहिए क्या अपने को एन बाई 2, एन बाई 2 कितना हो जाएगा 100 बाई 2, कटिंग करने पे क्या आ गया 50, एन बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 50। अब क्या करेंगे 50, 50 देखो कहां पे आ रहा है 6, 26, 26 से ज्यादा ना 50, तो इसके अंदर अपने पुट करेंगे, तो इस सारे बॉक्स को अपने क्या करेंगे एक बॉक्स के अंदर बंद कर लो, इस सारी वैल्यू को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना आप, तो बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होगा एल की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी आ गई 40, यहां पे लिखता हूं एल इज इक्वल टू 40, उसके बाद क्या था एन बाई 2, एन बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 50, एन बाई 2 की वैल्यू आ गई 50 और सी एफ क्या होते हैं इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई 26, सी एफ इज इक्वल टू 26, एफ क्या आ जाएगी 44, एफ इज इक्वल टू 44 और एच कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। अब इन सारी वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी अपने पास देखो 40 प्लस एन बाई 2 क्या आ गया 50 माइनस 26, सी एफ था ना अपॉन में एफ की वैल्यू 44 और मल्टीप्लाई 15, तो क्या आ गया 40 प्लस 50 में से 26 माइनस किया 24 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई 15, अब 4 के टेबल पे कटिंग आ जाएगी, ये आ गया 11, ये आ गया 6, तो क्या आ गया 40 प्लस 90 बाई 11, अब इसको भी कटिंग करें कितना आ गया 8 पॉइंट कितना आ गया 8820 आ गया, तो 18 कितना आ गया 8.18, तो कितना आ गया 48.18, मीडियन पूछा था ना, मीडियन की वैल्यू कितना आ गई 48.18, तो ये इसका फाइनल आंसर ये रहा और इसका फाइनल आंसर ये रहा। तो बच्चों अपना क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन के साथ साथ अपना सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।